नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, ओवैसी को कुछ ज्यादा ही मिर्ची लगी हुई है, या ये माना जाए कि साफ ने उनको दिख रहा है कि इस बार ये बिल पास हो ही जाएगा, कोई अड़चन ही नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें करें कि इसका नाम तो वक्फ लुटेरा बिल होना चाहिए। वैसे ये असदुद्दीन ओवैसी हैं कौन, इनकी हैसियत क्या है और ये कितनी बड़ी पार्टी के नेता हैं? अकेले सांसद हैं और 2019 में एक और वो संभाजी नगर से चुन करके आ गए थे, जो औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, जलील। इम्तियाज। तो ये हाँ, इम्तियाज जलील। तो ये दो ही लोग थे 2019 में। इस बार वो सीट भी घट गई, बस अकेले रह गए ये। 543 का सदन है लोकसभा का और उसमें ये अकेले सांसद हैं और इनको इस देश का मीडिया इस तरह पलकों पर बैठाता है जैसे ये बहुत बड़े नेता हों, जैसे इनको पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की ठेकेदारी हासिल है, और जैसे ये दक्षिण हो या उत्तर हो, पश्चिम हो या पूरब हो, सभी राज्यों के मुसलमान जैसे पगलाए जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के पीछे एकजुट होने के लिए। कहीं कुछ है क्या इस आदमी का? तो इस आदमी की किसी भी बात को, किसी भी बयान को इतना महत्व आखिर क्यों दिया जाए? एक हैदराबाद का एक मामूली सा नेता है, बस एक विरासत है इसके पास कि इसका बाप भी सांसद था, दूसरे लोग भी जो है वहां की रियासत से वाबस्ता रहे हैं। इसके अलावा क्या पहचान है, कंट्रीब्यूशन क्या है? या तो मुसलमानों के लिए अपना कंट्रीब्यूशन बता दें कि मैंने इतना काम कर दिया मुसलमानों के लिए, या देश के लिए बता दें, या जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था वहां के लिए कुछ बता दें कि ये कंट्रीब्यूशन है मेरा। अब हैदराबाद तेलंगाना में है तो तेलंगाना के लिए बता दें कि मेरा कंट्रीब्यूशन ये है। इनका कंट्रीब्यूशन शून्य है। सिर्फ और सिर्फ इनको बदमजगी फैलानी है, तनाव फैलाना है, मुसलमानों में एक असुरक्षा का वातावरण पैदा करना है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अंजू जी कि ये उस जेपीसी के सदस्य थे जिसने लंबी सुनवाई की है, दिन रात सुनवाई की है, देश भर के दौरे किए हैं, अलग अलग जो भी उससे संबंधित पार्टियां थी, जो स्टेक होल्डर थे, उन सब की बात सुनी है, इनकी भी बात सुनी है, और एक बार नहीं दसियों बार सुनी है। आपको जेपीसी पर अगर भरोसा नहीं था तो आप जेपीसी से उसी समय अलग हो जाते जब आपको नियुक्त किया गया था, जब आपको एक सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। और ये अकेले मुसलमान सदस्य नहीं थे पार्लियामेंट के, कई मुस्लिम चेहरे जेपीसी का हिस्सा थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां जेपीसी का हिस्सा थी। मीटिंगें हुई हैं, सुनवाई हुई है, बार बार वक्तव्य दर्ज किए गए हैं, और सबसे ज्यादा हंगामा करने वाले संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, कल्याण बनर्जी टीएमसी के, और एक दो सदस्य और, जिनको हर मीटिंग में कुछ ना कुछ बवाल करना था, उसको रोकना था। और याद करिए, बजट सत्र से पहले ही, शीतकालीन सत्र में ही इसको पेश किया जाना था, यानी जो जेपीसी की रिपोर्ट थी उसको स्पीकर को सौंपा जाना था। इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अभी कुछ और स्टेक होल्डर रह गए हैं, उनकी सुनवाई जरूरी है, इसके लिए 1 महीने का कार्यकाल बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिया। अब बजट सत्र में वो पेश की गई, स्पीकर को सौंपी गई, स्पीकर ने फिर जो एक प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट के हवाले कर दी। अब गवर्नमेंट उस पर संशोधित ड्राफ्ट तैयार कर रही है, विधेयक तैयार कर रही है, उसको पेश करने की अभी तैयारी चल रही है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि इसी सत्र में पेश होगा। तो इसलिए अब खदबदाहट है, परेशानी है,
और आप सही कह रही हैं, इनको लग रहा है कि तमाम प्रेशर बिल्डअप करने के बावजूद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू टस से मस नहीं हो रहे हैं, नीतीश कुमार टस से मस नहीं हो रहे, चिराग पासवान भी नहीं हो रहे, जयंत चौधरी भी नहीं हो रहे, जीतन राम मांझी भी नहीं हो रहे, जिनके कुल मिलाकर के 36 मेंबर पार्लियामेंट हैं और जो मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं, तो इसलिए बिलबिलाए हुए हैं। अब ये वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सारे के सारे तो छाती पीट रहे हैं। वो ऐलान कर रहे थे, अभी मैं देख रहा था कि अगर इफ्तार पार्टी दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू तो हम बहिष्कार करेंगे, नीतीश बाबू दे रहे हैं तो बहिष्कार करेंगे। अरे भाई, एक तरफ तो आप संविधान की बात करते हो, डेमोक्रेसी की बात करते हो, दूसरी तरफ आप धमकी देने पर उतर आते हैं। और अभी तो ड्राफ्ट सामने आया ही नहीं है, अभी तो ड्राफ्ट ही सामने नहीं आया। इससे पहले ही आप मतलब एक हवा बना रहे हैं कि जी ये छीन लिया जाएगा, वो छीन लिया जाएगा, मुसलमान तो कंगले हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाए। अरे सर थोड़ा सा ऊपर वाले का खौफ खाओ जी। सर, ये बिल्कुल वैसे ही सीएए का ड्राफ्ट नहीं आया था, उससे पहले ही सबकी नागरिकता चली गई थी, शाहीन बाग बस गया था। मुझे तो लगता है इन्होंने पूरी कोशिश की है, जैसे जंतर मंतर पर बैठे थे, खदेड़ दिए गए वहां से, फिर ये पटना में जाकर बैठ गए, अब हैदराबाद में भी बैठने का प्लान है। तो कोशिश तो ये कर रहे हैं कि बिल्कुल वैसा माहौल बनाया जाए, वैसे ही एक और शाहीन बाग कहीं ना कहीं बसाया जाए। इसीलिए तो कह रहे हैं सब सड़कों पर उतर आएंगे। सर, आप सही कह रहे हैं कि है कौन ओवैसी, एक ही सांसद है जो अपनी शपथ के टाइम भी जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है, और वो उसको लग रहा है कि सारे के सारे मुसलमान उसके साथ आ जाएंगे। लेकिन सर, आपको क्या लग रहा है, क्या सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इस वक्त ओवैसी की स्टेक पर है हैदराबाद में, इसलिए बिलबिलाहट ज्यादा है? देखिए, मुसलमानों में दो तरह के वर्ग आप समझ लीजिए। एक तो ये जो अशराफ है, जो अमीर हैं, जो ठेकेदारी लिए हुए हैं और जिनके पास तमाम तरह की संपत्तियां हैं, तो ये कब्जाधारी हैं, ये वक्फ की संपत्तियों पर भी और दूसरी संपत्तियों पर भी। और ये मतलब जैसे वो कुवैत के और अबू धाबी के और संयुक्त अरब अमीरात के जो शेख होते हैं, अमीर होते हैं, इनकी हालत हिंदुस्तान में वैसी है। यही राजनीति में प्रतिनिधित्व करते हैं, यही सदनों में रहते हैं, विधानसभाओं में और आपके पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। एक वर्ग है पसमानदा जो गरीब है। ये जो वक्फ की संपत्तियों का जो कोई एक आइडिया था, ये इसलिए था कि जिनके सिरों पर छत नहीं है, जो बेसहारा हैं, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए हैं, उनका कल्याण किया जाएगा इस तरह की वक्फ की संपत्तियों से, हर तरीके से, उनके एजुकेशन पर, उनके घर वगैरह बनाने पर, उनकी दूसरी चीजों पर। लेकिन क्या ऐसा हुआ? हकीकत ये है कि कोई पारदर्शिता ही नहीं है, कोई उसको रेगुलेट करने वाली बॉडी ही नहीं है। और ये वक्फ बोर्ड में भी कैसे कैसे लोग घुसे हुए हैं, यही सब है। और सबसे ज्यादा संपत्तियां तो इस समय अगर कहीं किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश है, योगी जी महाराज का प्रदेश है, जहां 1,30,000 या 33,000 के आसपास वक्फ की संपत्तियां हैं। और वो एक कहावत है ना कि तेल पिलावन सोटा लिए बैठे हैं वो तो, कि भाई आ जाओ, अगर आपको यहाँ पे सड़कों पे उतरना है, कुछ बवाल करना है, कुछ हिंसा आगजनी करनी है, तो वही इलाज होगा जो संभल में हुआ है। एक जरा सी गुस्ताखी तो की थी वहां पे, उस गुस्ताखी का नतीजा ये है कि वहां का सपा का सांसद, वहां का विधायक इकबाल, उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, भागे भागे फिर रहे हैं जमानत करवाने के लिए, गिरफ्तारी से किसी तरीके से बचने के लिए। और संभल में कहाँ कहाँ खुदाई हुई है, कहाँ कहाँ खुदा है वो, ये अब सबके सामने है। सांसद को 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना भरना है बिजली चोरी का। इसी तरीके से एक मस्जिद में एक बिजली घर स्थापित कर दिया था भाई लोगों ने,
वहां से 100 कनेक्शन जो है दे दिए गए थे। और कितना अतिक्रमण था, किस तरीके से जो तीर्थ स्थल हैं उनको दबा दिया गया था, मिट्टी में उनको छिपा दिया गया था, मंदिरों पर ताले पड़े हुए थे, जो देवी देवता हैं वो धूल खाने के लिए अभिशप्त हो गए थे। योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि आप जरा भी गलती कर बैठे, जरा सी भी गुस्ताखी कर दी तो आपको लेने के देने पड़ेंगे। और इस बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं इस चीज को लेकर के अंजू जी। जी। कुछ राज्य जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं वहां थोड़ा बहुत उत्पात ये करने की कोशिश करेंगे, और वो सरकारें भी बाउंड हैं इस चीज के लिए कि कानून व्यवस्था ठीक रखें। नहीं तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, हाई कोर्ट हर मामले की रिपोर्ट तलब कर रहा है। अभी मालदा में हिंसा हुई है, वहां के डीसी को हाई कोर्ट ने कह दिया कि मुझे 3 अप्रैल तक पूरी रिपोर्ट चाहिए कि ये हुआ क्या है। और अलग अलग राज्यों में यही हाल है। तो कहने का आशय मेरा सिर्फ ये है कि अगर इन लोगों ने आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, सड़कों पर शाहीन बाग स्थापित करने की कोशिश की तो इस बार इनके लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। इस बार तैयारियां हैं, ठीक तैयारियां हैं। और अगर फिर भी किसी ने गुस्ताखी कर दी तो फिर वो भुगतेगा। बिल्कुल सर, लेकिन आप दलीलें देखिए, क्योंकि एक तो अगर आप एक दिन पहले नमाज के दौरान देखें, काली पट्टी पहनकर ये सब के सब मस्जिद गए। आधे से ज्यादा जनता को पता ही नहीं था कि काली पट्टियां क्यों बांधी। ये दावा करते हैं कि मुसलमानों के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन कम से कम लोगों को बताते तो सही। और सर, मुसलमानों में सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं। दलितों से भी बुरी हालत उनकी है, तो उनको तो बरगलाना आसान है, इसीलिए कब्रगाह छीन लेंगे, आपकी मस्जिद छीन लेंगे, आपसे आपकी धार्मिक आजादी छीन लेंगे। ये सारी बातें कह कह के उनको बरगलाया जा रहा है। और ऊपर से ओवैसी कहते हैं कि अगर सिखों का कोई संगठन है, हिंदुओं का कोई बोर्ड है, तो वहां पर तो उसी धर्म के लोग हैं, तो मुसलमानों में ऐसा क्यों नहीं है। सर, ये नहीं बता रहे कि बाकी धर्मों के जो बोर्ड है वो बोर्ड है, वो छीना झपटी नहीं करते, दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं करते जैसा वक्फ बोर्ड करता है। नहीं, उसका एक्चुअल में क्या है कि इनकी जो भी बयानबाजियां हैं, जो भी इस तरह की गुस्ताखियां ही कहता हूं मैं, कि लोगों को भड़काओ, समाज को डरा दो, और डरा करके ही उनको यूनाइट किया जा सकता है, ध्रुवीकृत किया जा सकता है वोटों के लिए। तो इनकी मंशा केवल अपनी राजनीति चमकाने की, अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको बनाए रखने मात्र तक है। इनको मुसलमानों की कोई चिंता नहीं है। मुसलमानों की चिंता होती तो चलो, वक्फ बिल तो अब लाया जा रहा है, इससे पहले इन्होंने कौन से कल्याण के कार्य किए हैं मुसलमानों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनको रोजगार मिले, इसके लिए इन्होंने कितनी चिंताएं की हैं पूरे देश में। और जो बेघर हैं, बिना छत के हैं, उन लोगों को घर मिले, इसकी कितनी चिंता की है इन ठेकेदारों ने, सबने। मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, मैं असदुद्दीन अवैसी की अलग अकेले की बात कर ही नहीं रहा। तो ये एक्चुअल में क्या है कि इनको पता है मोदी सरकार जो बिल लेकर के आ रही है उससे बहुत सारे इनके जो धंधे हैं वो चौपट होने वाले हैं। इनके जो कब्जे हैं वो जमीनें कब्जा मुक्त होने वाली है, पारदर्शिता आने वाली है, चीजें रेगुलेट होने वाली हैं। और जो सबसे बड़ा पाप किया था कांग्रेस पार्टी ने 2013 में भी और उससे पहले भी, जब वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया था कि सब वक्फ जिस जमीन पर दावेदारी कर दे या जिस पर वो कब्जा कर ले, उसको देश की किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप संविधान के तहत शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री पद की, मंत्री पद की, सरकार की, आप सदन में जिस दिन पहला कदम रखते हैं उस दिन संसद सदस्यता की, और विधानसभा में विधायक बतौर सदस्य आप संविधान की शपथ लेते हैं। और आप संविधान के ऊपर जाकर के व्यवस्था कर रहे हैं, यानी एक असंवैधानिक व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई कानून बनाए,
उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, बताइए। लेकिन वक्फ के द्वारा कब्जाई गई जमीनों को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बस यही कर रही है सरकार और कुछ नहीं कर रही है। ये व्यवस्था कर रही है कि अगर किसी को आपत्ति है, ऐतराज है, शिकायत है कि मेरी जमीन पर कब्जा है, तो वो जाकर के कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, मुकदमा लड़ सकता है और न्याय हासिल कर सकता है। इसी में इनको जो है परेशानी हो रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। तो ये अभी बढ़ेगा, देखते जाओ। पर सर, ताज्जुब की बात ये कि हम कितने सारे मुस्लिम स्कॉलर्स की बातें भी सुनते आ रहे हैं, कुरान में कहीं इसका जिक्र नहीं है, संविधान में तो इसकी कहीं कोई जगह ही नहीं है सर। उसके बावजूद इतना शोर, और फिर ये जो बिल आ रहा है इसके लिए कि ये तो गैर संवैधानिक है। सर, आप किसी की जमीन पर जाकर एक बोर्ड लगा देते हैं, आप एक पूरे गांव को, जो 1500 साल पुराना गांव है आंध्र में, उसको कह देते हैं हमारा है। आप, इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि प्रयागराज में जहां पर कुंभ हो रहा था वो जमीन भी वक्फ की है। सर, कोई जमीन तो उन्होंने छोड़ी नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है पूरा का पूरा हिंदुस्तान ही कल को कहेंगे हमारा है। क्या अपने साथ लेकर आए थे कहीं से सर ये कि यहाँ की जमीन है, सरकार की जमीन है, आप कैसे हर चीज जगह पर कब्जा कर रहे हैं और दावा ठोकते हैं। 123 प्रॉपर्टीज 2013 में सर कांग्रेस की सरकार ने इनके नाम कर दी थी ना। तो ये कैसे गैर संवैधानिक हो सकता है? जो चला आ रहा था सर वो गैर संवैधानिक था, अब उसको दुरुस्त करने का टाइम आया तो इतनी पेट में दर्द हो रही है। एक चुनी हुई सरकार है, उसका मैंडेट है जनता का, वो कानून बनाने के लिए, कानूनों में संशोधन करने के लिए ही गठित की गई है, देश को चलाने के लिए की गई है। जहां जहां गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करने के लिए चुनी गई है। इस सरकार ने 1200 से अधिक ऐसे कानूनों को खत्म कर दिया है जो इरिलीवेंट हो गए थे। इसी तरीके से इस सरकार ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किए, या जो असंवैधानिक कार्य किए अब उनको संविधान के दायरे में लाने का इन्होंने जिम्मा उठाया। सेकंड थिंग, मैं कहता हूं, ये कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक बिल है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, चैलेंज करो। बिल्कुल। अगर असंवैधानिक है तो काहे भड़का रहे हो लोगों को? क्यों रोज रोज आकर के टेलीविजन के पर्दों पर राजनीति चमका रहे हो? सड़कों पर उतर आएंगे, शाहीन बाग बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे कुछ नहीं करो भाई, बैरिस्टर हो ना, लंदन के पढ़े हुए हो ना, तो ये टोपी उतारो, कोट पहनो काला, और जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ो, साबित कर दो कि ये असंवैधानिक है, मामला खत्म। क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों राजनीति कर रहे हो? क्यों गला फाड़ रहे हो? क्यों लोगों को भड़का रहे हो? जाओ, जा करके चैलेंज करो। इससे बढ़िया, इससे आसान रास्ता और कोई नहीं बताएगा जो मैंने बता दिया इनको। सर, वही रास्ता तो नहीं अपनाना है ना, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि जो पूरा का पूरा हैदराबाद है, वहां 3000 एकड़ तो कहा जाता है इनके पास है, 3000 करोड़ों की संपत्ति इनके पास है। इन्होंने तो मेडिकल कॉलेज बना रखा है वक्फ की जमीन पर, वो छीनने वाला है सर। इसीलिए मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। और बहुत पसमानदा मुसलमानों की बात आपने की सर, सही बात है, उनकी ही तो प्रॉपर्टी है जिस पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। दिल्ली में सर आप देख लीजिए, वो अमानतुल्ला खान है जिसके ऊपर ईडी का केस चल रहा है, वो भी तो वक्फ की प्रॉपर्टी का ही केस है ना। बहुत सारे मुसलमान जो यहाँ अपनी संपत्ति छोड़कर के पाकिस्तान चले गए थे, बहुत सारे हिंदू, पंजाबी और दूसरे समुदायों के लोग, गैर मुस्लिम जिनको कहते हैं, वो पाकिस्तान में अपनी संपत्तियां छोड़ करके हिंदुस्तान आए थे। ये जो मुसलमान यहाँ से अपनी संपत्ति छोड़ करके गए थे, इसको वक्फ की संपत्ति मान करके उस पर कब्जे कर लिए गए, जो दुश्मन की संपत्ति बोलते हैं सर। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसा पाकिस्तान में हुआ है कि हिंदुओं की संपत्ति को यहां से गए मुसलमानों को आवंटित कर दिया गया, उसी तरीके से पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को यहां मुस्लिमों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को आवंटित कर दिया जाना चाहिए था, जो नेहरू ने नहीं किया। तो इस देश की मोस्टली जो दिक्कतें हैं, पेचीदगियां हैं, टकराव है, राजनीति है, सब नेहरू की देन है।
कश्मीर भी नेहरू की देन है। इतने झगड़े लगा करके गए हैं वो। उस बंदे ने हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो भविष्य है, वो चौपट करके रख दिया है। लड़ते रहो मुर्गों की तरह। लेकिन एक ऐसी सरकार आ गई है, थैंक गॉड, जो अब जरा दुरुस्त करने में लगी हुई है सारी चीजों को। टाइम लगेगा, और जिसके नीचे से संपत्ति निकलती है, कुर्सी निकलती है, थोड़ी देर तो रोने का उसको अधिकार है ही। तो थोड़ा रोएंगे, पीटेंगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। हाँ, अगर कानून हाथ में लेंगे तो फिर बहुत महंगा पड़ेगा। इस बार महंगा पड़ेगा। पिछली बार तो ठीक है, सब चीजें पता नहीं कैसे कैसे वो सब झेल लिया गया, पर इस बार नहीं हो। इस बार तो सबके तेवर मुझे थोड़े बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्री के भी, प्रधानमंत्री के भी, सबके। और सर कहाँ तो बात ये भी उठ रही है कि इस कानून को ये जो वक्फ वाला है इसको खत्म ही कर दिया जाना चाहिए था। यहाँ तो इनको गनीमत माननी चाहिए कि सिर्फ कुछ संशोधन हो रहे हैं, इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है, प्रॉपर्टी को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, ताकि पता तो चले क्लिक मारने पर कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है। यहाँ तो रातों रात कब्जे हो जाते हैं। तो इनको तो ये शुक्र मनाना चाहिए कि खत्म नहीं किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, सिर्फ एक संशोधित बिल लाया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत बड़ा वर्ग है जो लगातार ये मांग कर रहा है कि वक्फ बोर्ड को ही खत्म करना चाहिए। ये ही असंवैधानिक है, और ये ही बहुत सारे ऐसे लोगों को ताकत दे रहा है समाज में और देश में तनाव पैदा करने, और देश को और सरकार को विदेशों में भी बदनाम करने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। तो इनकी दुकानदारी परमानेंट बंद होनी चाहिए। और जो मैंने शुरुआती रिमार्क्स में कहा है, असदुद्दीन ओवैसी की तो औकात ही कुछ नहीं है। हैदराबाद के बाहर उसका है क्या? कहीं कुछ नहीं है। वो चुनाव लड़ता है, उसके कैंडिडेट की जमानतें जब्त हो जाती हैं, ले दे करके। महाराष्ट्र असेंबली में कुछ है, और एक बिहार में जब ये सीमांचल के इलाके में 5 MLA चुन करके आ गए थे पिछली बार। बाकी कहाँ है उसका? कोई किस्सा नहीं है। केवल मीडिया उसको बहुत बड़ा नेता बनाए हुए है। मीडिया में तो ऐसी होड़ है, अगर एक चैनल ने उसका 15-20 मिनट का इंटरव्यू कर दिया, तो अगले दिन और अगले 3 दिन 4 दिन तक जो है अलग अलग चैनलों में एक होड़ लगी रहती है कि हम 35 मिनट का दिखाएंगे, हम 45 मिनट का दिखाएंगे, हम इसका 1 घंटे का दिखाएंगे। तो बिना मतलब आप एक ऐसे आदमी को, जो बेहद फिरका परस्त आदमी है, जो बेहद झूठा है, जो लोगों को गुमराह कर रहा है, बरगला रहा है, उकसा रहा है, भड़का रहा है, समाज में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, धमकियां दे रहा है खुलेआम, उसको आप हीरो बनाए जा रहे हैं। सर अब तक तो ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी। अब तक तो जिस तरह की धमकियां उसने दी है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो लोगों को भड़का रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़का कर सड़क पर उतार कर अराजकता फैलाने का पूरा मंसूबा प्लान कर रहा है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन सर फिर ये बौखलाहट है, क्योंकि अमित शाह ने पहले ही कह दिया कि इसी मौजूदा सत्र में ये पेश होगा, और ये बिल पेश होगा, पास भी होगा। ये सब कुछ इनको दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह नजर आ रहा है, इसीलिए इतना शोर मचा रहे हैं। तो देखते हैं जब ये पेश होगा तभी किस तरह का हंगामा करेंगे। सर आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।